आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वो है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और इस क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में जो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वो है आयनिक ठोस। ठीक, आयनिक ठोस क्या होता है? देखिए, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण आयन होते हैं, जैसे Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, है ना, ये Na+, Cl-। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण आयन होते हैं, कौन से हैं? धनायन और ऋणायन। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं और ये क्रिस्टल में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो क्या बोलना है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं तथा ये समस्त धन तथा ऋणायन क्रिस्टल में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक, तो आयनिक ठोस की परिभाषा सबको समझ में आ गई। क्या आ गई समझ में? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं तथा ये समस्त धन तथा ऋणायन क्रिस्टल में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये हमारी आयनिक ठोस की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं आयनिक ठोस के गुण की। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, इनका जो क्वथनांक गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इनका जो गुण है, उस गुण की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो पहला गुण है कि इनका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है। इनका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है। अब सवाल उठता है, क्यों उच्च होता है? क्योंकि ये बने किससे हैं? ये बने हैं धनायन से और बने हैं ऋण आयन से, और अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों विपरीत आवेश हैं। तो इनके बीच में कार्य करता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो बहुत ही प्रबल आकर्षण बल है वो। तो ये बल इन दोनों को बांधे रखता है, कस करके अट्रैक्ट करता है। अब अगर आपको इनको पिघलाना है, तो पिघलाने का, जब कोई चीज पिघलती है तो वो ठोस से द्रव में जाती है। तो जब वो ठोस से द्रव में जा रही होती है, तो जब ठोस में होते हैं तो उनके जो भी घटक कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस में यही तो पड़े हो, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में और दूर हो जाते हैं। तो अब अगर ये जब पिघलेगा तो इस स्टेज में जाएगा, थोड़ा इसके बीच की दूरी जो है वो बढ़ेगी। तो अब जो है इसके बीच की दूरी जब बढ़ेगी तो होगा क्या कि पहले तो एकदम ऐसे पास पास रहेगा और इनके बीच में कार्य करेगा उच्चाकर्षण बल। लेकिन जब आप इसको हीट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा? इनका कंपन बढ़ेगा। जब इनका कंपन बढ़ेगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो ये ठोस से किसमें बदल जाएंगे? द्रव में बदल जाएंगे। लेकिन इनको इस ठोस से द्रव में ले जाने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इनके बीच में कार्य कर रहा उच्चाकर्षण बल। तो जब हम इन्हें अधिक ताप देंगे, इनका कंपन बढ़ेगा, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, तो ये ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ऐसा करने के लिए हमें जरूरत क्या होगी? उच्च ताप की होगी। जब हम इसे उच्च ताप देंगे तब ये ठोस से किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। तो इनका क्वथनांक गलनांक उच्च होगा। एक चीज समझिए, गुण में क्यों क्यों अधिक होगा? रीजन समझ में आया। क्योंकि इनके बीच में कार्य करता है उच्च स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ऐसा इनके विपरीत आवेश के कारण है। तो एक गुण हो गया, एक गुण आप समझ गए। अब देखो, इनका जो दूसरा गुण है वो ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक गलनांक उच्च हो गया। ये जब ठोस अवस्था में होते हैं, ये ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है? देखो, वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए कि आयनों का अधिगमन हो, फ्री आयन चाहिए ताकि वो आयन मूवमेंट कर सके। तो अब हो क्या रहा कि पहले तो जब ये ठोस अवस्था में थे तो ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे को कस के बांधे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं था इनके बीच में, कोई गतिशीलता नहीं थी। लेकिन जब आपने इनको गलित अवस्था में ले गए तो थोड़ा इनके बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब इनके बीच की दूरी थोड़ा बढ़ गई तो ये इजिली ऐसे फिसल सकते हैं, इधर
इधर आ जा सकते हैं, द्रव के रूप में चले गए। तो अब देखो क्या हुआ कि जब ये गलित अवस्था में चले गए, ये ठोस से किसमें गए, गलित में चले गए, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनका मूवमेंट, इनमें गतिशीलता बढ़ी। अब आयनों का अभिगमन एक तरीके से इधर मतलब उनका मूवमेंट बढ़ गया, तो चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कहने का ये मतलब था, चालकता बढ़ जाने का नहीं मतलब, कहने का मेरे मतलब ये है कि ठोस अवस्था में तो आयनों का अभिगमन हो ही नहीं, आयनों में कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो वहाँ चालकता नहीं होगी, इसलिए वो ठोस अवस्था में क्या होंगे, कुचालक होंगे। लेकिन जैसे ही वो गलित अवस्था में जाएंगे, अब ये कम से कम फिसलना तो शुरू ही हो गया उनका इधर उधर एक दूसरे के ऊपर, तभी तो वो आप उनको जब ऐसे गिराओगे जैसे बहते हैं, क्यों बहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर ऐसे फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि उनका अभिगमन शुरू हो चुका है, अब वो उनका मूवमेंट आगे की ओर बढ़ चुका है, तो इसलिए गलित अवस्था में वैद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। ये भी मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी है? तो दो गुण हमने आपको बता दिए। अब देखिए इसका तीसरे गुण की बात करते हैं। तीसरा, ये जल में विलेय होता है, ठीक है, ये ध्रुवीय विलायकों में या जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, इस पर आते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ध्रुवीय विलायक ही नहीं समझते होंगे। ध्रुवीय विलायक का मतलब जिसमें उसके ध्रुवीय अणु हो, जैसे जैसे कहने का मतलब H2O है, H2O एक ध्रुवीय विलायक है। ये देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा ऋण विद्युती कौन है, ऑक्सीजन है। जो लोग ऋण विद्युती नहीं समझते हैं ऐसे समझें कि हाइड्रोजन के पास, बात समझना, कि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक प्रोटॉन, ठीक, इसके पास 6 प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो वो करें सॉरी 8O16 होता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, जिसमें कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन। अब यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ 8 लोग हैं, यहाँ 1 लोग, और यहाँ भी एक प्रोटॉन है। बात तो मेरी समझना। अब ये 8 लोग इनके इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने साइड में क्या करेंगे, खींच लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 लोग, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, 1 लोग अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं इधर बैठकर, और ये 8 लोग अगर इनके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेंगे तो अपने साइड में क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। भाई 8 लोग की ताकत ज्यादा होगी ना, तो इनके न्यूक्लियस में 8 लोग बैठे हुए हैं, और जब 8 लोग इनके न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं तो इनकी ताकत ज्यादा, क्योंकि इनके घर में केवल 1 आदमी, इनके घर में 8 आदमी है, तो ये 8 आदमी इनके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेंगे, और जब खींच लेंगे तो इलेक्ट्रॉन इनकी साइड में चला जाएगा, तो पार्शियली नेगेटिव हो जाएंगे, और ये पार्शियली पॉजिटिव मतलब आंशिक रूप से ऋणात्मक, आंशिक रूप से धनात्मक, इसी तरह ये भी हो जाएंगे। तो इसको बोलेंगे ध्रुवीय अणु बोलेंगे, क्योंकि तो ध्रुवीय अणु होते हैं उनके पास धनावेशित सिरा होता है और ऋणावेशित सिरा होता है। आ रहा समझ में? तो ये जो है ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अब जल एक ध्रुवीय अणु है, तो जब आप जल के जो अणु होंगे वो सारे, जल एक ध्रुवीय विलायक है, और जल के अणु कैसे हैं, एक ध्रुवीय अणु है। इतना सबको मेरी बात समझ में आई? अब देखो, जब आप इनको घोलते हो तो होता क्या है कि ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस। आपको अपनी बात थोड़ा समझा दूं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, या कोई वर्ड अगर है तो उसका भी मतलब आपको पता चले, इसलिए मेरे चैनल पर लिखा हुआ कि यहाँ केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो अब देखिए होता क्या है कि उस ध्रुवीय अणु को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप ऐसे देख रहे हो, है ना, यहाँ कोई बात ऐसी नहीं कि आपको अगले वीडियो में जो चीजें जो रिलेटेड है वहाँ आपको उसी समय यहाँ समझा दी जाए। अब देखिए आपने क्या देखा कि ऐसे आप देख रहे हो, ये जो ध्रुवीय अणु था, जो जल का जो ध्रुवीय अणु था, उस ध्रुवीय अणु का जो धनावेशित सिरा था वो वैद्युत संयोगी, जो आपका जो आयनिक यौगिक है, जिसको आप वैद्युत संयोगिक बोलते हो, उस आयनिक यौगिक के ऋणायन को ऐसे घेर लेगा चारों तरफ से, और जो उसका क्या कहते हैं कि ऋणावेशित सिरा होगा, जो उसका ऋणावेशित सिरा होगा वो ऐसे धनायन के चारों ओर ऐसे उसको घेर लेगा, ठीक है। और इनके बीच में जो कार्य करता है, वो कार्य करता है, जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं आयन द्विध्रुव आकर्षण, क्योंकि आयन हो गया और ये द्विध्रुव हो गया, द्विध्रुव डाइपोल यानी सिरा पॉजिटिव सिरा नेगेटिव, तो इनके बीच में कार्य कर रहा है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। अब इस आयन द्विध्रुव आकर्षण बल की वजह से धीरे धीरे ये एक दूसरे से सेपरेट होना, अलग होना
शुरू हो जाएंगे। तो जब ये अलग होंगे तो ये प्रक्रिया सॉल्वेशन यानी कि ये देखिए ये जैसे Na+ हो गया। अब इस Na+ के ऐसे सराउंडिंग में चारों ओर से आकर के ये ऐसे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जैसे मकड़ी अपने शिकार को घेर के मारती है। तो अब देखो ये माइनस 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 शिकार आ चुका है इन लोग का वाटर का। अब देखो होगा क्या कि आप देख रहे हो इस तरीके से इसके सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे ही Cl- के सराउंडिंग में ये इकट्ठा होते चले जाएंगे। आ रहा होगा समझ में, है ना। और ऐसे इकट्ठा होते थोड़ा और वर्ड अच्छा नहीं है बट कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात समझा दूं मैं। अब देखो ये ऐसे ऐसे इकट्ठा होते चले गए, ठीक आ रहा ना। ये प्रोसेस जल योजन कहलाता है। ये जो इस तरह जो इकट्ठा हो जाते हैं इनके चारों ओर में, और इस जल योजन में जो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा, ठीक है। तो जल योजन ऊर्जा क्या होती है ये भी इसी समय जान लो। अब जैसे आपके पास 1 मोल आपके पास गैसीय आयन है, ये गैसीय आयन है। इस गैसीय आयन को आपने वाटर में डिसॉल्व करा और इसके डिसॉल्व होने पर जो रिलीजिंग एनर्जी होगी, मैं लिख दे रहा हूं, वो आपका क्या कहलाएगा, जल योजन ऊर्जा कहलाएगी। यानी 1 मोल गैसीय आयनों को जल में घोलने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी कहलाती है जल योजन ऊर्जा। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है? तो अब देखिए A प्लस प्लस XH2O gives A plus dot XH2 plus E करके मैंने लिखा, इतना सबको समझ में आया। तो ये इनके चारों इकट्ठा हुए और ये प्रक्रिया जल योजन कहलाई। देखो जल का योजन हुआ, इनके चारों रात इकट्ठा हो गया, जल योजन हो गया, और इसमें जो ऊर्जा मुक्त हुई वो कहलाई जल योजन ऊर्जा। अब कहता है यहाँ पर, कहता है कि अगर जल योजन ऊर्जा ग्रेटर देन होगी जालक ऊर्जा से, तभी ये घुलेगा, नहीं तो घुलेगा नहीं। तो अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा जालक ऊर्जा क्या होती है। तो जालक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त गैसीय धनायन तथा ऋणायन, मुक्त गैसीय धनायन तथा ऋणायन से आयनिक यौगिक के 1 मोल के बनने पर, यानी 1 मोल आयनिक यौगिक बन रहा है, तो उस समय जितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो कहलाती है जालक ऊर्जा। यानी धनायन गैसीय धनायन ऋणायन मिलकर के 1 मोल यौगिक बना रहा है। तो मुक्त गैसीय धनायन तथा ऋणायन से 1 मोल आयनिक यौगिक के बनने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कहलाती है जालक ऊर्जा कहलाती है। ये जालक ऊर्जा स्टेबिलिटी को बताती है, उस आयनिक यौगिक के अस्थायित्व को बताती है। तो कहता है कि जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उस आयनिक यौगिक की स्टेबिलिटी हाई होगी, वो जितनी नेगेटिव होगी। यानी इसका भी क्या मतलब है समझो, इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 upon R स्क्वायर। अब ये देखो इक्वल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो प्लस माइनस से गुणा करोगे तो माइनस में तो वैल्यू आएगी। कहने का मतलब अगर कोई आयनिक यौगिक होगा तो वो धनायन और उसमें ऋणायन होंगे। अब अगर उस पर 1 इकाई धनावेश है तो यहाँ +1 लिखेंगे, 1 इकाई ऋणावेश है तो उस पर -1 ऐसे लिखेंगे। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके वैल्यू तो माइनस में आएगी। तो जालक ऊर्जा जितनी ऋणात्मक होती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जा रही। कैसे, यहाँ +1 into -1 किया, अगर आज तो ये कितना आया हमारा -1 आया। अगर मैं यहाँ पे +2 और -2 लूं तो 2 2 4, 2 दूना 4, यानी कितना आया -4 आया। अगर ये चार्ज मैं +3 -3 लूं तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करीब कितना आया, -9 आया। तो इस तरीके से आप देखिए जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, और आप ये चीज जानते हो कि अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। 1 + 1 माइनस के बीच में अट्रैक्शन, 2 + 2 माइनस के बीच में अट्रैक्शन, 3 + 3 माइनस के बीच में अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन जितना बढ़ता जाएगा जालक ऊर्जा भी उतनी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो आप देखो नेगेटिव होता जा रहा है, जितना नेगेटिव होता जा रहा है, बात तो मेरी समझ में आई, तो मैं समझाने के लिए अपनी बात बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि जालक ऊर्जा जितनी ऋणात्मक होती जा रही है वैसे वैसे आयनिक यौगिक की स्टेबिलिटी, आयनिक कंपाउंड जो आपका जो आयनिक ठोस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है।
तो यही यहाँ कहता है कि अगर जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है तभी वो डिजॉल्व होगा, नहीं तो डिजॉल्व नहीं होगा। इस कथन का मतलब अच्छे से समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मेरी बात सुनिएगा। देखो जल योजन कब होगा? जब ये टूटेगा, जब अपने आयनों में ब्रेक होगा तभी जल योजन होगा, तभी होगी जल योजन ऊर्जा। आयनों में कब टूटेगा? जब जालक ऊर्जा कम होगी। जब जालक ऊर्जा कम होगी तब आयनों में टूट जाएगा। यानी जब जालक ऊर्जा कम होगी तो अपने आयनों में टूटेगा, आयनों में टूटेगा तो क्या होगा? जल योजन होगा। तब क्या आएगी? जल योजन ऊर्जा। यानी जल योजन ऊर्जा तभी आ सकती है जब वो इजिली आयनों में क्या हो जाए? टूट जाए। अगर वो इजिली आयनों में नहीं टूट रहा है इसका मतलब उसकी जालक ऊर्जा अधिक है ना? तो अगर उसकी जालक ऊर्जा अधिक है तो फिर वो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो घुलेगा नहीं, है ना? जैसे पत्थर ले लो, पानी में से घुमाओ, ऐसे खटखट खटखट घूमेगा, घुलेगा, लेकिन तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। मेरी बात को समझा कि अगर ये टूटेगा तो घुलेगा, और घुलेगा तो क्या आएगी? जल योजन ऊर्जा आएगी। यानी जल योजन ऊर्जा तब आएगी जब ये टूटेगा। ये कब टूटेगा? ये तब टूटेगा जब इसकी जालक ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। किससे कम होगी? जल योजन ऊर्जा से। यही रीजन है कि AgCl, BaSO4 जैसे आयनिक ठोस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये मेरी बात सबको समझ में आई होगी कि जो आयनिक ठोस होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्यों विलय होते हैं? क्योंकि जल यहाँ ध्रुवीय होते हैं और इन ध्रुवीय अणुओं का जो धनावेशी सिरा होता है इनके ऋणायन के चारों तरफ, ऋणावेशी सिरा इनके धनायन के चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो इन्हें इस ठोस से अलग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके बीच में कार्य करता है ध्रुवाकर्षण बल, और इनसे जब सेपरेट हो जाते हैं इनके चारों ओर ये जो जल के जो ध्रुवीय अणु होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। ये प्रक्रिया जल योजन कहलाती है और इसमें मुक्त होने वाली ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। और अगर जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है तभी वो डिजॉल्व, तभी वो घुलेगा, नहीं तो घुलेगा नहीं। ये दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब लास्ट आता है कि ये कठोर और भंगुर होते हैं, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है ना? ये इसलिए देखो कोई समावैता नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब होता क्या है कि इनके बीच में कठोर तो होते हैं, लेकिन अगर इनको ऐसे प्रेशर लगा के खिसकाया जाए, कुछ मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, Na+Cl- Na+Cl- और Cl- Na+Cl- Na+। अब अगर मैं ऐसे प्रेशर इस पर अप्लाई कर दूं ये ऐसे, तो ये ऐसे खिसक जाएगा, ठीक है? अब जब ये ऐसे खिसका तो जरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरी बात को समझना। अब देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये Cl- है, ये Na+ है, अब ये Cl- है, ये Na+ है। अब जब थोड़ा सा खिसकाया तो देखो ये सेम चार्ज के ऊपर सेम चार्ज वाला आ गया, आया ना? सॉरी, Na+, अब यहाँ क्या आया? Cl-, Na+Cl-। तो होता क्या है कि जब आप इन पर प्रेशर अप्लाई किए तो ये थोड़ा सा खिसक गए। अब जब थोड़ा सा खिसक गए तो खिसकेगा Na के ऊपर Na+ के ऊपर Na+, Cl- के ऊपर Cl-, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और ये इजीली क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये कठोर और भंगुर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप इन पर फोर्स लगाते हो, इनको सॉरी इन पर प्रेशर लगाते हो, तो होता क्या है कि ये खिसकते हैं, इनकी जो लेयर होती है खिसकती है, और खिसकने की वजह से क्या होता है कि ये इनके जो अपोजिट जो सेम चार्ज वाले वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, और इस वजह से यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, और इस प्रतिकर्षण के बढ़ जाने की वजह से ये इजिली क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरी बात समझ में आई होगी। आयनिक ठोस का ये मैंने पूरा इसके बारे में बताया आपको। अब मेरा अगला वीडियो आएगा नेटवर्क सॉलिड का।